बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी न्यू कोर्स है, चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। बेटा आज के हमारा जो टॉपिक है वो है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। अच्छा, साइंस से बजाते खुद एक सब्जेक्ट है, लेकिन मजीद इसकी कोलैबोरेशन अदर फील्ड्स के साथ भी मौजूद है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है बेटा मिलजुल कर काम करना, इकट्ठे काम करना, ठीक है, कोलैबोरेशन। और फील्ड, आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है डिसिप्लिन, ठीक हो गया। तो वर्ड डिसिप्लिन आए या फील्ड आए तो इसका मतलब एक ही है। अब साइंस की कोलैबोरेशन है दूसरी फील्ड्स के साथ, वो मिलजुल कर भी काम करता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट एरियाज पे जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं यहाँ पे, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, एक टीम वर्क करते हैं। क्यों ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, क्यों वो कोलैबोरेशन करते हैं दूसरी फील्ड्स के साथ, ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, प्रॉब्लम को, किसी भी मसले का हल निकाल सकें या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब ये प्रॉब्लम्स, हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को दूसरी फील्ड्स के साथ कोलैबोरेट करके क्यों सॉल्व करते हैं, वो इसलिए ताकि हम न्यू न्यू डिस्कवरीज कर सकें, ठीक है, डिस्कवरीज कर सकें। अब इन डिस्कवरीज का फायदा किन को हो रहा है, इंसानों को हो रहा है, ठीक है, सोसाइटी को हो रहा है। तो ये डिस्कवरीज हम कर रहे होते हैं। अब कोलैबोरेशन के अलावा काम क्यों नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अब एक पर्सन है, वो साइंस के किसी एक ही फील्ड में महारत रखेगा ना, तो जब हम डिफरेंट फील्ड के जो एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस पीपल्स होते हैं, उनको जब उस फील्ड में शामिल कर लेते हैं, डिफरेंट फील्ड्स के साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं, तो बेटा फिर हमारे लिए जो एक टीम वर्क के लिए काम करना होता है ना, वो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है इंटरडिसिप्लिनरी। बेटा इसका मतलब होता है कि हम जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं ना, डिफरेंट सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, ठीक है, साइकोलॉजी हो सकता है, डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जब वो मिल के इकट्ठे काम करते हैं तो वो किसी भी प्रॉब्लम को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जब मिलके काम करती है तो कोई भी डिस्कवरी हम इजीली कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो टीम होती है ना, प्रॉब्लम को टैकल कर रही होती है बड़ी एफिशिएंटली, ठीक है, ताकि हम उस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है और उसकी जो महारत है ना, उससे फायदा उठा सके। तो बेसिकली ये जो कोलैबोरेशन होती है ना, ये दो काम कर रही थी कोलैबोरेशन। जैसे कोलैबोरेशन मेक द साइंस स्ट्रॉन्गर, जो ये साइंस सब्जेक्ट है इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, ठीक है, एंड मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी। और वो मोर यूजफुल किसकी वजह से बनती है, डिस्कवरीज की वजह से। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है ना, वो कोलैबोरेशन का, वो देखते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपके बुक में बेटा डिस्कस किया गया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बेटा इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है जीनोम का HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब बेटा जी ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, ये ना एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च है। ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक एक प्रोग्राम, इंटरनेशनल तौर पर ये चल रहा था। स्टार्ट कब हुआ ये प्रोग्राम, ये स्टार्ट किया गया था 1990s में, और इसको कंप्लीट कब किया गया था, 2003 में इसको कंप्लीट किया गया था। अब इस प्रोजेक्ट का एम क्या था, एम कहते हैं मकसद को, ठीक है, इसका मकसद क्या था, इसका मकसद ये था कि सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करे, यानी कि इस प्रोजेक्ट की शिनाख्त करे, और फिर जो शिनाख्त करता है ना, उसका एक मैप तैयार किया जाए। किस चीज़ का मैप, ऑल द जीन्स, जितने भी जीन्स है, जीनोम जीन से निकला है, तो ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, कहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन के डीएनए में, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जितने भी जीन्स है। अब इन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्या किया, उसके जो जीन कोड है ना, ह्यूमंस के जो जीन कोड है उनको फाइंड किया। और जीन कोड को फाइंड करने का फायदा अब इनको क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट का इनको फायदा क्या हुआ कि जीन से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं, ठीक है, जितनी भी बीमारियां, इन्होंने उनको अंडरस्टैंड किया। उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इन्होंने उसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया, और ट्रीटमेंट करने के बाद उसी के मुताबिक उन्होंने अच्छे से जो मेडिसिन हैं उनको डेवलप करने की कोशिश की है, जितने भी मेडिसिन हैं जो इन डिजीज के लिए ज़रूरी थी। तो ये इस प्रोजेक्ट का मकसद था। अब इसमें आपके बुक में लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व द रिसर्चर्स। बाकी कौन कौन सी फील्ड इसमें कोलैबोरेट कर रही थी, इनमें था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर साइंस। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी था, जेनेटिक्स भी था, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन भी था, और इंफॉर्मेशन के साथ बेटा इसमें क्या मौजूद थी, कंप्यूटर साइंस थी। ओके बेटा, ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, क्लाइमेट चेंज रिसर्च। इस पे रिसर्च प्रॉपर की गई है इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी। तो इस प्रोजेक्ट में क्या होता है बेटा,
क्लाइमेट कहते हैं आबोहवा को, ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर जो आबोहवा चेंज हो जाती है, ठीक है, उसको साइंटिफिकली तौर पर इस प्रोग्राम को रिसर्च प्रॉपर किया गया है। हमारे अर्थ का जितना भी क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल किस तरह से वो चेंज है, क्या उसमें राइजिंग टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर कम बढ़ता है या कम होता है, ठीक है, या मेल्टिंग ग्लेशियर्स इसमें आ जाते हैं जो आबोहवा को चेंज करने की वजह बन रहे हैं, ठीक है, या फिर इसमें हम और क्या चीज़ें दे सकते हैं, इसमें हम रिसर्च करते हैं एयर को, वाटर को, फॉरेस्ट को, हर चीज़ को बेटा इसमें जो है ना वो रिसर्च किया जा रहा है, उसकी स्टडी की जा रही है, या फिर ह्यूमंस के, इंसानों के क्या इफेक्ट इस पे आ रहे हैं, क्या काजेस बन रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रही है। तो इसको हम डीपली स्टडी करते हैं इस प्रोजेक्ट में। अब इसमें दूसरी साइंसेज भी शामिल हैं, दूसरे डिसिप्लिन्स भी हैं लाइक एटमॉस्फेरिक। अब दूसरी साइंसेज इसमें क्या आ जाती हैं, एटमॉस्फेरिक साइंस। एटमॉस्फेरिक एज द नेम इंडिकेट एटमॉस्फेयर से निकला है, जिसमें मैंने पहले ही बोला है कि हम इसको सर्च कर रहे थे। एयर को, जिसमें इकोलॉजी आ जाता है, इकोलॉजी जानदार और उसके माहौल के ताल्लुक को स्टडी करना। इकोनॉमिक्स आ गया है हमारे पास, जिसमें हम इसको स्टडी कर रहे होते हैं। और सोशियोलॉजी आ जाता है, जिसमें हम सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रहे होते हैं। ये इस प्रोजेक्ट में हम स्टडी कर रहे होते हैं। ओके जी स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मेडिकल रिसर्च। अच्छा जी, मेडिकल रिसर्च तो ऐसा शोबा है जिसमें कोलैबोरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बगैर कोलैबोरेशन के तो ये मेडिकल रिसर्च हो ही नहीं सकती। तो इसमें जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है वो कैंसर की दी गई है। कैंसर में उसने क्या कहा है, कैंसर जो रिसर्चर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो ऑनकोलॉजी पे स्टडी कर रहे होते हैं। बेटा ऑनकोलॉजी क्या होती है, ऑनकोलॉजिस्ट जो इसमें काम कर रहे होते हैं, तो इस प्रोफेशन पे यानी कि कैंसर कंसल्टेंट होते हैं। कैंसर यानी कि किस जगह पे हो गया कैंसर, या वो फैल रहा है या फैलने वाला है या फैलने वाला नहीं है, किन टिश्यूज़ को वो हार्म कर रहा है। तो कैंसर कंसल्टेंट का होता है कि उनसे हम मशवरा ले सकते हैं। इसमें मज़ीद बाकी फील्ड्स भी जो उनके एक्सपीरियंस्ड पीपल होते हैं वो भी शामिल होते हैं, जिसमें हमारे पास बायोलॉजिस्ट आ जाता है, जिसमें हम लाइफ को जो स्टडी करने वाले होते हैं, जो बायोकेमिस्ट होते हैं, जो लाइफ के अंदर केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास जेनेटिक्स आ जाता है, इसके अलावा फार्माकोलॉजिस्ट आ जाता है, जिसमें मेडिसिन को स्टडी कर रहे हैं, स्टैटिशियंस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोजेक्ट है वो है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके बेटा, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास क्या है, रोबोटिक्स आप लोगों को पता है किसे कहते हैं, रोबोटिक्स कहते हैं मशीनों को, ठीक है, मैन मेड मशीन होती हैं जो ह्यूमंस की तरह डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रही होती है, और इनका जो ब्रेन होता है उसको बेटा हम एआई कहते हैं। एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इनका जो ब्रेन, रोबोटिक्स जो होता है, जैसे वो लाइक हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहे हैं, इवन होम्स वगैरह में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो ये रोबोटिक्स मशीनें जो घरों में काम कर रही है, तो एआई इनका जो इनको डिसीजन लेने में, इनको लर्न करने में, इनकी थिंकिंग में हेल्प कर रहा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो मजीद फील्ड्स की एग्जांपल दी गई है कोलैबोरेशन की है, ऑटोनोमस व्हीकल्स। बेटा ये ऐसी व्हीकल्स होती हैं जो सेल्फ ड्राइविंग होती हैं, ठीक है, सेल्फ ड्राइवर होती हैं, इनको किसी भी मजीद ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, सेल्फ कंट्रोल होती हैं, ये गाड़ियाँ खुद ब खुद ही चल रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मशीन लर्निंग। बेटा मशीन लर्निंग में क्या आ जाता है हमारे पास, मशीन लर्निंग में ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो खुद ब खुद ही डाटा को रीड कर रही थी। ये ट्रेंड कंप्यूटर होते हैं जो डाटा को रीड कर रहे होते हैं, परसीव कर रहे होते हैं, उनको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, तजिया कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक उनके रिजल्ट दे रहे होते हैं, उन पर प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बेटा क्या आ जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम कह सकते हैं कि ये भी ऐसे ट्रेंड कंप्यूटर या इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है जो बिल्कुल इस तरीके से बात करती है जो इंसान अच्छे तरीके से समझ सके। आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, या वॉइस असिस्टेंट हमारे पास होता है, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर होता है, या चैट बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये नेचुरल लैंग्वेज के प्रोसेस। और ये सारी की सारी ब्रांचेस किसकी हैं, हमारे पास एआई की आ जाती है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट वाली जो कोलैबोरेशन आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है स्पेस एक्सप्लोरेशन। अच्छा जी, हम स्पेस को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है हलाई तहकीक करना। स्पेस एक्सप्लोरेशन, हलाई तहकीक करना। अब हला में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, हम सैटेलाइट को यूज़ करके हम हलाई जो सैटेलाइट को यूज़ करते हैं, और इसके अलावा
टेलीस्कोप वगैरह, दूरबीन वगैरह, इन चीज़ों को यूज़ करके गैलेक्सीज वगैरह या जो भी हला में स्टार्स वगैरह होते हैं बेटा, उनको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हलाई तहकीक करना या उनके खोज लगाना, ठीक है। तो इसमें जो बाकी के साइंसेज हैं वो इंजीनियरिंग आ जाता है, बायोलॉजी, मेडिसिन, एंड दिस कोलैबोरेशन एनेबल साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट टू कॉस्मोस, कॉस्मोस कहते हैं द होल यूनिवर्स सीइंग एज अ ब्यूटीफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम होता है इसमें। ओके जी स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी वीडियोस आप तक खुद बहुत ही पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।